जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब ने अकाउंट्स का सिलेबस तो समझ लिया, पर क्या आपको अपने पेपर पैटर्न के बारे में पता है कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं, चॉइसेस किस हिसाब से होती हैं? नहीं ना। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे अबाउट सीबीएसई क्लास 12 अकाउंट्स के लेटेस्ट पेपर पैटर्न के बारे में। अभी 25-26 का जो पेपर है वो भी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो 25 वाला ही हम पढ़ रहे हैं, 24-25 वाला ही, उससे हम डिकोड करेंगे कि क्या पेपर पैटर्न होने वाला है और क्या चेंजेस आए हैं। राइट, कुछ चेंजेस भी हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। तो बेसिकली इसमें हम ओवरव्यू देखेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और इम्पॉर्टेंट बातें, की इनसाइट्स मीन्स इम्पॉर्टेंट बातें जो फोकस करने वाली है ना, उस पर मैं आप लोगों का फोकस लेके जाने वाली हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का वैसे तो पेपर होता है, जिसमें से आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के या प्रोजेक्ट के होते हैं। ये बात आपको पता है, बहुत बढ़िया। आइए अब हम क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में आपको टोटल 34 क्वेश्चन मिलते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं। मतलब ये कि 34 में कोई चॉइसेस नहीं है कि डू एनी दीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। 34 क्वेश्चन हैं, सारे आपको कंपलसरी हैं, कोई भी चॉइस में नहीं है। इंटरनल चॉइसेस होती है आपको कुछ क्वेश्चन में बताऊंगी कौन कौन से कितने क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस होती है, ये फिक्स्ड है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरनल चॉइसेस का मतलब है, जैसे आपको सपोज क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, ये या ये, दोनों में से आप एक कर सकते हो, इसे बोलते हैं इंटरनल चॉइस। ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनीज वाला पोर्शन रहता है, एंड पार्ट बी में ऑप्शन होता है। जो बच्चे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑप्ट करते हैं वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला पोर्शन करते हैं, जो बच्चे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑप्ट नहीं करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला पोर्शन करते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन के टाइप्स और एलोकेशन, मार्क्स एलोकेशन हम देख लेते हैं। 1 मार्क के आपके एमसीक्यूज होते हैं 20 आपके सेक्शन ए और बी में डिवाइडेड होते हैं। कैसे डिवाइडेड होते हैं वो हम अभी बात करेंगे। 3 मार्क के आपके पास शॉर्ट आंसर्स होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 मार्क्स का ये हो गया, 18 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन, तो 12 मार्क्स का ये आपका हो गया। 50 मार्क्स का हो गया, आप देख रहे हो। आइए, 6 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का। तो इस हिसाब से आपका टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर बनता है। क्या आपको ये समझ में आई? ये आप सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार मेरी पूरी बात अभी सुन लो, ठीक है ना। चलो, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने पेपर का जब सिलेबस पढ़ा था तब भी देखा था। पार्टनरशिप में से 36 मार्क्स का आता है, कंपनीज में से 24 मार्क्स का आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 12 मार्क्स का होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का होता है, और जो बच्चे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लेते हैं उनके लिए ये 12 + 8 की जगह पूरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग 20 मार्क्स का होता है। राइट, चलिए। प्रोजेक्ट वर्क का क्या रहता है? प्रोजेक्ट वर्क में आपके फाइल के 12 मार्क्स होते हैं और वाइवा होता है आपका, जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ स्कूल्स में टेस्ट भी लिए जाते हैं, राइटिंग में भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, वो 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए। अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? छोटी सी बात, दिस इज ओल्ड थिंग। पहले क्या था आपका, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपके 55% ऑफ द क्वेश्चंस होते थे, मतलब 80 का 55%। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब जो आपने लर्न करके, समझ के और लर्न करके आपको वहाँ पे आंसर्स करने हैं, 55% होता था। एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल आपने कुछ पढ़ा और उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, वो 24% होता था। और एनालिसिस इवैल्यूएशन 21% होता था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की वेटेज यहाँ पे इंक्रीज करी गई है इस साल से। देखिए, ये 25-26 का जब हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें हमें ये पोर्शन मिलता है। हमने वहाँ डिस्कस नहीं किया था बिकॉज उसकी यहाँ पे नीड है, यहाँ पे इसको समझना ज़रूरी है। तो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ये 25-26 में अब आपका एप्लीकेबल होगा। आप देखोगे 40% हो गया, याद करने वाली चीज़ें कम कर दी, अपने एप्लीकेशन अप्लाइंग वाली चीज़ें 30% कर दी। पहले कितनी थी आपकी? पहले 24% थी। ठीक है, चलिए। और उसके बाद एनालिसिस वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कर दिया, 30% कर दिया। पहले सिर्फ आपका 21% होता था।
समझ गए? तो 40 30 34:3:3 आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप इस रेशियो में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 40% आपका रहेगा 40% रहेगा आपका याद करने वाली पोर्शन, 30% रहेंगे एप्लीकेशन वाली पोर्शन एंड 30% एनालिसिस वाली पोर्शन आ जाएगी, राइट। चलिए अब हम एक बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स का टाइम मिलता है आपको 3 आवर्स का, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। आप ध्यान से देखो, आप मेरी बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चन है, सारे कंपल्सरी हैं, कोई चॉइस में नहीं है। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए सभी के लिए कंपल्सरी है, पार्ट बी में 2 ऑप्शन है, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आपको दोनों में से एक ही करना है। अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट बात पे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड चॉइसेस पे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो पार्ट ए और बी में कैसे डिवाइड आउट होता है वो देखो। मैंने आपको बताया था 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखना था, जिसमें से आपके 16 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए में एंड 4 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी में। यानी कि आपका पार्टनरशिप और कंपनीज में से मिला के 16 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पोर्शन है उसमें से 4 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो आपके 17 से लेके 20 तक, यानी कि 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के आएंगे पार्ट 1 में से, पार्ट ए में से, और 2 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के आएंगे पार्ट बी में से। फिर 21, 22 और क्वेश्चन नंबर 33, ये 4-4 नंबर का होगा। समझ गए आप? 21, 22 पार्ट ए में से एंड 33 आपका पार्ट बी में से। तो 3 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, और ये 5 क्वेश्चन होंगे 6-6 मार्क्स के, जिसमें से 4 क्वेश्चन पार्ट ए में है और 1 क्वेश्चन पार्ट बी में है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन होते हैं 6-6 नंबर के। तो इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का पेपर बन जाता है। आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ओवरऑल चॉइस नहीं है, एक्सटर्नल चॉइसेस नहीं है, इंटरनल चॉइस है। एक एक नंबर के 7 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, और उसके बाद 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, 4-4 नंबर के 1 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, और जो 6 मार्कर्स होते हैं उनके 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। तो टोटली आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं। मैम क्या ये फिक्स है, कौन से 1 मार्कर्स में मिलेगी, क्वेश्चन नंबर फिक्स है क्या? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। किसी भी 7 1 मार्कर में आपको चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी 3 2 मार्कर में चॉइस मिल जाएगी, किसी भी 1 4 मार्कर में चॉइस मिल जाएगी, किसी में भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इंटरनल चॉइसेस होती है, एक्सटर्नल चॉइस आपकी नहीं होती है। अब फटाफट से थोड़े से हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो एक आपका आता है एजर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स ही होती है एजर्शन रीजनिंग वाली, ये प्रैक्टिस ज़रूर करके जानी है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, प्योर थ्योरी, और ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के बेस पे होते हैं, ठीक है। ये थ्योरी ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गए सारे के सारे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे 1 मार्कर आपके प्रैक्टिकल बेस्ड है। डायरेक्ट थ्योरी वाले आपके शेयर्स वाले में से आ जाते हैं, फंडामेंटल वाले चैप्टर में से आ जाते हैं। देखो शेयर्स वाले में से डायरेक्ट आपका थ्योरी आया हुआ है, तो लेकिन ऐसा नहीं है सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लेंथी है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आपका डिसोल्यूशन में से आया हुआ है, ध्यान से इसको करेंगे। इस तरीके से आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं? 3 मार्क्स में कोई भी एक लेंथी चैप्टर में से पॉइंट उठा के आपसे पूछ लेंगे, जैसे कि रेम्युनरेशन कैलकुलेशन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 37 जो होता है, डेथ के केस में पार्टनर चला गया है और विदाउट सेटलिंग अकाउंट्स, हमने पार्टनर को अकाउंट सेटल नहीं किया, उसके पेमेंट नहीं की है और हम अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 37 कैसे कैसे अवेलेबल होगा, कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जनरली इसको छोड़ देते हैं, बट ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद गुडविल के ऊपर क्वेश्चन है, ये देख के आपको लगेगा कि एडमिशन है, रिटायरमेंट है, कि डेथ है, क्या है, गुडविल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। उल्टा कैलकुलेशन करना है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, सिंपल। एडमिशन का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन गुडविल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका डिबेंचर्स और शेयर्स में छोटा क्वेश्चन है, चॉइस है यहाँ पे। उसके बाद जनरल एंट्री आ गई है आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, दिस इज़ वेरी इजी। उसके बाद आपका ये फॉरफीचर से रिलेटेड, खाली फॉरफीचर की एंट्रीज पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको जनरल एंट्री करके दिखानी है। उसके बाद ये डेथ वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हैं और सिंपली और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगला एक देखो आपका 6 मार्क का क्वेश्चन, शेयर्स और डिबेंचर्स में चॉइस है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा आ जाता है रिटायरमेंट का क्वेश्चन। 6 मार्कर्स में आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है। पी एंड या आपका नेक्स्ट आ गया आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। डिसोल्यूशन में वैसे तो जनरली आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाती है, बट रियलाइजेशन अकाउंट भी पूछा जा सकता है, जैसे मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। अब एक चीज़ जो मुझे आपको मेन दिखानी थी, जिसके लिए मैं आपको यहाँ तक लेके आई हूँ, वो है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें ध्यान से देखो, ये पूरी आपको कथा गिवन है, पूरी कहानी गिवन है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, शेयर कैपिटल के बारे में पूरा नोट गिवन है, ऑथराइज्ड इशूड सब कुछ गिवन है, ठीक है। अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश में कितने शेयर्स गए हैं, सारी डिटेल्स आपको गिवन है, और उसके बाद क्वेश्चन पूछे हुए हैं उससे रिलेटेड। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और उस शेयर्स वाले चैप्टर में से ही मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, ठीक है जी। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएंगे। आपकी बुक में एंड में दिए होंगे क्वेश्चंस, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट बी में। हमारा ये पार्ट बी स्टार्ट हो चुका है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें भी अगेन ये एमसीक्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप रेशियो वाले चैप्टर में से जो ये एमसीक्यू आया है बहुत इजी नहीं है। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि नेट क्या रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो अब आपको क्या करना है, मतलब मैं समझाना क्या चाहती हूँ कि सिर्फ आपको रेशियो के फॉर्मूले याद करके नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा रेशियोज़ को, ठीक है। तो समझ के करेंगे, क्योंकि अब आपका एप्लीकेशन पोर्शन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चलिए, हेड सब हेड से क्वेश्चन आता ही आता है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेंदी क्वेश्चन। एक नंबर में इतना लेंदी क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये चॉइस आ गई आपकी 2 क्वेश्चंस में, 2 एमसीक्यूज़ में हमने चॉइस देख ली। अब जो मुझे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिखाना है, बहुत ध्यान से देखो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, एक मैंने आपको असर्शन रीजनिंग पे फोकस करवाया, एक आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करवाया। अब तीसरी चीज़ देखो आप, ये मिसिंग पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आ गए, मिसिंग वैल्यूज़ आपको निकालनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंपैरेटिव कॉमन साइज में से या जर्नल एंट्रीज वाला हमने आपको क्वेश्चन दिखाया था, उसमें से आ जाती है। एडमिशन के टाइम पे आपको एंट्रीज में वैल्यूज़ मिसिंग दे देंगे, बोलेंगे यहाँ पे क्या एंट्रीज आनी, क्या वैल्यू आनी चाहिए, इस तरीके से। तो अभी आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट रख लिया, ठीक है, थोड़ा सा इसकी भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, वरना वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। पर हाँ, मैं आपको बहुत ही लॉजिकली बताऊंगी, इस तरीके का क्वेश्चन ना इजी रहता है, क्योंकि जनरली आप देखोगे कंपैरेटिव कॉमन साइज वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स में आंसर आ रहा होता है, बहुत टाइम लग जाता है। बट ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट्स में आंसर नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन में कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी वैल्यूज़ गिवन होती है, तो ये ईजी रहता है, ठीक है। तो घबराएंगे नहीं, बस इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। ये तो डायरेक्ट आपका रेशियो वाला क्वेश्चन है। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए बोला है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग निकालने के लिए बोला है। हाँ, एक बच्चे ये गलती बहुत करते हैं, पढ़ते रहिए, निकालना क्या है, सिर्फ ऑपरेटिंग निकालना है 6 मार्क्स के लिए, सही है एकदम, ज़्यादा काम नहीं है 6 नंबर के लिए। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिंग निकालना है। बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ पूरा क्वेश्चन कराते हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, फिर पूरा आप कैसे कर देते हो मुझे समझ, ज़बरदस्ती पूरा क्वेश्चन करके आ जाते हैं। तो केयरफुली आपको सारा क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, उसके बाद आपको अपना आंसर करना है। तो फालतू में आपका टाइम ना लगे, बेटा देखो ना इतना सा है सिर्फ 6 मार्क्स के लिए। तो कैश फ्लो तो बहुत अच्छे से करके जाएंगे, बिकॉज उसका क्वेश्चन ईजी आता है। शेयर्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वेरी नाइस। अब आज पार्ट बी में तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, वो तो मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करते, बट हाँ डायरेक्टली 20 मार्क्स का यहाँ पे पार्ट बी में आपके क्वेश्चंस रहते हैं। समझ में आपको करना क्या है, पेपर बहुत सिंपल नहीं होने वाला है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। सिर्फ 12th पास करना हमारा पर्पज़ नहीं है, अगर हमें लाइफ में एक्सेल करना है, क्योंकि अब तो यही हमारी ज़िंदगी है, अकाउंट से हमारी लाइफ होने वाली है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। क्योंकि पेपर में एमसीक्यू भी बिना समझे नहीं हो पाएंगे कि कुछ भी टिक कर दिया तो चल जाएगा, ठीक है। जब पढ़ के ही पता लग जाएगा एमसीक्यू, ऐसे नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। समझ में आपको पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ का लेवल क्या रहता है, ऑप्शंस आपको कैसे दिखते हैं, सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, पूरा पेपर पैटर्न आप समझ चुके हो। अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है बच्चों। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसी अमेजिंग यूजफुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। ओके बेटा, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री राम।